दिल्ली के एक कोने में बसे छोटे से ढाबे की ये कहानी है। यहाँ रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था जिसका नाम था राम किशन जी। 70 साल के इस रिटायर्ड टीचर की आंखों में एक अजीब सा दुख था। नमस्ते काका जी। आज क्या खाएंगे? बेटा राजू, वही एक प्लेट दाल चावल और 2 रोटी। राजू सिर्फ एक वेटर नहीं था, वो राम किशन जी की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता था। चाय में चीनी कम, खाने में नमक कम, सब कुछ उनकी सेहत के अनुसार। काका जी, आज घर से खाना नहीं आया, आपको रोज यहाँ आना पड़ता है। बेटा, घर में खाना तो है लेकिन प्यार नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास आकर लगता है कि कोई है जो मेरा इंतजार करता है। दरअसल राम किशन जी का एक बेटा था, विकास, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन अपने पिता के लिए उसके पास न समय था न सम्मान। पापा मैं बिजी हूँ, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत किया करिए। पापा जी की तो आदत ही हो गई है, बिना परेशान किए इनका मन भरता ही नहीं है। बेटा, मैंने सिर्फ दवाई के पैसे मांगे थे। हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए आपको, लगता है पैसा पेट पर उगता है। और ये रोज ढाबे जाने का क्या मतलब है? घर में खाना नहीं है क्या? पापा आप बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ढाबे का खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। मैं वहां खाने नहीं, प्यार के लिए जाता हूँ बेटा। वाह, आप बुढ़ापे में फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं। अपने ही घर में पराये हो गए थे रामकिशन जी। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी, वही उन्हें अब बोझ समझता था। दादाजी आप आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। बेटा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बेकार गई। बेटा बहू सिर्फ मेरी संपत्ति चाहते हैं, मुझे नहीं। दादाजी, परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, जो दिल से प्यार करे वही असली परिवार है। रामकिशन जी के दिल को राजू की बात लग गई। वो रोज ढाबे आने लगे, न सिर्फ खाने के लिए बल्कि राजू से मिलने के लिए। रामकिशन जी को राजू में वो बेटा दिखता था जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी। राजू भी इस बुजुर्ग में अपने दादाजी की छवि देखता था। काका जी, आज आप उदास लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, कभी कभी लगता है मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। सबको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। ऐसा मत कहिए काका जी, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। अरे राजू, तू बहुत टाइम दे रहा है इस बुढ़े को। दूसरे कस्टमर का ऑर्डर ले। साहब, ये मेरे काका जी की तरह हैं, इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। महीने बीतते गए, रामकिशन जी और राजू का रिश्ता मजबूत हो गया, लेकिन घर में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। पापा, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मुझे कुछ काम है। क्यों बेटा, क्या काम है? पापा जी, विकास का एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, कह रहा था कि अच्छा रेट मिल सकता है। लेकिन ये तो मेरा घर है। पापा आप बूढ़े हो गए हैं, हमें आपकी देखभाल के लिए पैसों की जरूरत है। और वैसे भी आखिर में सब कुछ हमारा ही होना है, अभी क्यों इंतजार करें? तुम लोग मुझे जिंदा ही मार देना चाहते हो। पापा आप ड्रामा मत करिए, हमारे पास आपके अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। अरे काका जी, आज आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा राजू, मैंने एक फैसला किया है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला हूं। क्या? लेकिन काका जी, मैं तो सिर्फ एक गरीब वेटर हूं। बेटा, पैसे से बड़ा प्यार होता है। तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं, सम्मान परोसा है। तुम मेरे असली बेटे हो। रामकिशन जी ने अगले दिन ही एक वकील को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति राजू के नाम कर दी और फिर वो राजू के छोटे से किराए के घर में रहने चले गए। क्या आपने सब कुछ उस वेटर के नाम कर दिया? पापा जी, ये क्या किया आपने? हमारा क्या होगा पापा जी? जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ किया। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने अपना प्यार किसी और को दे दिया। पापा पापा मुझसे गलती हुई है, प्लीज वापस आ जाइए। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कद्र नहीं की पापा जी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामकिशन जी को राजू के घर में वो सुकून मिला था जिसकी तलाश वो सालों से कर रहे थे। काका जी, आपकी चाय। बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो दिल से दिल तक पहुंचता है। काका जी, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, आपका प्यार और आशीर्वाद।
और इस तरह एक प्लेट खाने ने दो अजनबियों को एक सच्चे रिश्ते से जोड़ दिया। रामकिशन जी को मिला सच्चा बेटा और राजू को मिला प्यार करने वाला बाप, जबकि विकास और प्रिया को सिर्फ पछतावा हाथ लगा। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं, और प्यार की सबसे छोटी पहचान होती है एक प्लेट भर खाने में छिपे मोहब्बत। सुबह का समय, सास ससुर का घर यानी ससुराल का आंगन। धूप तेज है। अम्मा एक खाट पर बैठी पंखा कर रही हैं। पिंकी अपने फोन में लगी है और गोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर आम चूस रहा है। हे भगवान, ये कैसी तपती गर्मी है। लगता है सूरज सीधे हमारे घर पर ही बैठा है। हाँ अम्मा, पसीने से तो मेकअप भी टिक नहीं रहा मेरा। और मेरा तो गला सूख गया है। बहू रानी क्या कर रही हैं? आज तो उसकी पहली रसोई है। कुछ ठंडा ठंडा बनाया तो मजा आ जाए। रानी धीरे धीरे आंगन में आती है। उसके हाथ में पूजा की थाली है। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अम्मा प्रणाम। आओ बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? सूरज तो चढ़ गया सिर पर। और तुम्हारी पहली रसोई का क्या हुआ? जी अम्मा, मैं पूजा कर रही थी, अब रसोई की तैयारी करती हूँ। वैसे आप बताइए ना, क्या बनाऊं? कुछ ऐसा बनाओ जो गर्मी में खाने में अच्छा लगे, जैसे ठंडा ठंडा शरबत और आलू के पराठे। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। पहली रसोई में ही पराठे? अरे बहू, कुछ हल्का फुल्का बनाओ। दाल चावल या सब्जी रोटी ठीक रहेगी। अरे गर्मी में ऐसा भारी खाना कौन खाता है, हैं? ठीक है अम्मा, मैं देखती हूँ कि क्या बनना है। रानी रसोई की तरफ जाती है। अम्मा, पिंकी और गोलू आपस में बातें करते हैं। देखो तो कितनी सीधी सादी है हमारी बहू। शहर से आई है, पता नहीं रसोई का काम जानती भी है या नहीं। हाँ अम्मा, आजकल की लड़कियां तो बस घूमना फिरना जानती हैं, रसोई तो नौकरों के लिए छोड़ देती हैं। पर अगर भाभी आलू के पराठे बना दें तो मजा आ जाएगा। रसोई में रानी अकेली काम कर रही है। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। हे भगवान, इतनी गर्मी और ये पहली रसोई का प्रेशर। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए और गर्मी में भी अच्छा लगे। अम्मा को हल्का खाना चाहिए, मगर गोलू को पराठे। अरे ये तो बड़ी मुश्किल है। अचानक रानी की नजर रसोई के कोने पर रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सबको हैरान कर दे। रानी कुछ देर तक सोचती है, फिर तेजी से काम करना शुरू करती है। आंगन में बैठी अम्मा, पिंकी और गोलू बेचैनी से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर क्यों हो गई? ये बहू क्या बना रही है? कहीं सब जला तो नहीं दिया इसने? मुझे तो लग रहा है आज हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। पराठे की खुशबू भी नहीं आ रही। तभी रानी एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। ट्रे में कुछ अजीबो गरीब चीजें रखी हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, कुछ पत्ते हैं और रंग बिरंगी चीजें हैं। खाना वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। ये क्या है बहू? ये कैसी रसोई है? इसमें तो खाना दिख ही नहीं रहा है। ये क्या मजाक है? हमें तो भूख लगी है। ये क्या है? पराठे कहाँ हैं? सब्र कीजिए, ये है मेरी पहली रसोई का स्पेशल मेन्यू, गर्मी बीट स्पेशल। रानी मिट्टी के घड़े का ढक्कन खोलती है। उसमें से ठंडी ठंडी खुशबू आती है। घड़े में बर्फ के टुकड़े और रंगीन शरबत था। ये है मटका शरबत। मैंने इसे घर के बने मसालों और ताजे फलों से बनाया है। ये गर्मी को तुरंत दूर कर देगा। रानी सबको मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत परोसती है। सब एक घूंट पीते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी ठंडक। हाँ, ये तो किसी 5 स्टार होटल के शरबत से भी अच्छा है। मजा आ गया। गर्मी तो छू भी नहीं रही। फिर रानी ने कुछ पत्तों को उठाया और ये है ठंडी पत्तों की चटनी। ये पुदीना, धनिया और कुछ खास जड़ी बूटियों से बनी है। ये खाने को और भी स्वादिष्ट बनाएगी।
रानी एक पत्थर के सिलबट्टे पर चटनी पीसकर लाती है और सबको थोड़ी थोड़ी चखाती है। आय हाय, ये तो बहुत लाजवाब है बहू, इतनी ताजगी। मैंने तो ऐसी चटनी कभी नहीं खाई। बस अब खाना कहाँ है? रानी मुस्कुराती है और ट्रे से कुछ और चीजें उठाती है। और ये है दही चावल के गोले। मैंने चावल को दही और मसालों के साथ मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए हैं। ये खाने में हल्का और ठंडा है। रानी सबको दही चावल के गोले देती है। सब बड़े चाव से खाते हैं। हा बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट और ठंडा खाना हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हा, जीती रहो, जुग जुग जियो। हाँ रानी, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तभी रानी का पति पप्पू घर आता है। वो सबको ठंडा खाना खाते देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? और ये सब किसने किया है? अरे ये सब तुम्हारी प्यारी पत्नी ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई थी और उसने तो हम सबका दिल जीत लिया। सच में रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था तुम सबसे अलग हो। ये सब तो आप सबका प्यार है। मैंने सोचा गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा और हल्का बनाना चाहिए। शाम का समय, आंगन में सब आराम से बैठे हैं। सूरज ढल रहा है। बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ शहर की लड़की नहीं हो, बल्कि घर को चलाने वाली और सबका ख्याल रखने वाली बहू भी हो। हाँ, सही कहा अम्मा तुमने। अब तो भाभी तुम हमारी फेवरेट बन गई हो। हाँ भाभी, अगली बार भी गर्मी बीट स्पेशल बनाना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रानी। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया। सब हंसते हैं। इसी के साथ रानी ससुराल में घुल मिल जाती है। वहीं अगले दिन अम्मा रानी को एक पुरानी संदूक देती है। बहू, ये तुम्हारी दादी सास की संदूक है। इसमें उनकी रसोई के कुछ खास नुस्खे हैं। देखना, शायद तुम्हें इसमें कुछ और भी गर्मी बीट स्पेशल मिल जाए। रानी संदूक खोलती है और उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में सिर्फ ठंडे व्यंजनों की रेसिपी लिखी होती है और पहले पन्ने पर लिखा होता है रानी की रसोई। रानी हैरान हो जाती है। क्या उसकी दादी सास भी गर्मी में ऐसे ही अनोखे व्यंजन बनाती थी? रानी उस डायरी को उत्सुकता से पढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे उसे अपनी दादी सास से एक खास कनेक्शन मिल गया हो। रामगढ़ गांव में डॉक्टर अशोक शर्मा का बहुत सम्मान था। 20 सालों से वो गांव वालों की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद सच्चाई सामने आएगी तो? पापा, आप ठीक तो है ना? सुबह से बहुत परेशान लग रहे हैं। आप जानते हैं ना कि आप मेरे हीरो हैं। आपकी कोई भी परेशानी मेरी परेशानी है। बेटा, पापा को बस थोड़ा सा काम का तनाव है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसी शाम रामू और सुनीता डॉक्टर के पास आए। रामू की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। डॉक्टर साहब, बहुत कमजोरी लग रही है। खाना भी हजम नहीं हो रहा। ये दवाई ले लो, रोज खाने के बाद एक गोली। लेकिन डॉक्टर जी, आपने जांच भी नहीं की। पहले तो आप बहुत ध्यान से देखते थे। मैं 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे पता है ना क्या करना है। अगले दिन प्रिया को अपने पापा के बर्ताव में अजीब बदलाव नजर आया। वो चुपके से उन कागजातों को देखने की कोशिश करने लगी। ये क्या? पापा का मेडिकल लाइसेंस? ये तो 5 साल पहले ही कैंसिल हो गया था, लेकिन वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, ये सब क्या है? आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों है? मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे झूठ मत बोलिए। प्रिया, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं समझोगी। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। उसी रात प्रिया को बूढ़ी अम्मा का फोन आया। बेटा, जल्दी आ, रामू की हालत बहुत खराब है। तेरे पापा की दवाई से उसे उल्टी और बुखार आ रहा है। हाय प्रिया, तेरे पापा ने जो दवाई दी है उससे रामू और भी बीमार हो गया है। अरे नहीं, ये तो गलत दवाई है। शुगर के मरीज को डायबिटीज की दवाई की जगह ब्लड प्रेशर की दवाई दी गई है। प्रिया को एहसास हुआ कि उसके पापा अब सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। ओह माय गॉड, पापा का लाइसेंस नकली दवाइयां बेचने के चलते कैंसिल हुआ था
और पिछले 5 सालों से वो बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगली सुबह प्रिया ने अपने पापा से सीधी बात करने का फैसला किया। पापा, अब सच बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे सिखाया है कि सच्चाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बेटी, मैंने एक कंपनी से नकली दवाइयाँ खरीदी थी क्योंकि वो सस्ती थी। मुझे पता नहीं था कि वो नकली है। जब पता चला तो लाइसेंस चला गया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा, आप मेरे हीरो हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आप अभी भी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? गांव में कोई और डॉक्टर नहीं है बेटी, लोग मर जाएंगे। मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। मुझसे अपने गांव को तकलीफ में नहीं देखा जाता। डॉक्टर अशोक शर्मा, आपके खिलाफ शिकायत आई है। आप बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, आप मेरे पापा को नहीं ले जा सकते। अरे ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब को क्यों पकड़ रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर जी ने हमारी जान बचाई है। मेरे बेटे को कोई नहीं ले जाएगा। 20 साल से ये हमारी सेवा कर रहा है। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते, डॉक्टर साहब ने मेरी माँ की जान बचाई थी। अरे बच्चे को इन्होंने मुफ्त में इलाज किया था। कानून सबके लिए एक समान है। बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करना अपराध है। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट, मैं इस केस की पूरी सच्चाई जानती हूँ। पूरा गांव एक साथ खड़ा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी अपने डॉक्टर के लिए लड़ने को तैयार थे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा को धोखा हुआ था। उन्होंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। और देखिए, इस गांव को यहाँ 50 किलोमीटर तक ना कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं मिलता है। साहब, मैंने गलती की है, लेकिन इन लोगों की मदद करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कानून तो कानून है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मेडिकल की अंतिम साल की छात्रा हूँ। मैं अपने पापा के साथ मिलकर काम करूंगी। मैं जल्दी लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगी। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, प्रिया बेटी सही कह रही है। साहब, आज तक डॉक्टर बाबू ने हमसे मनमानी फीस नहीं ली। रात के 2 बजे भी बुलाने पर आ जाते हैं। बेटा इंस्पेक्टर, अगर तू इसे ले गया तो हम मर जाएंगे। हम सबका बहुत बुरा होगा। ये हमारे लिए भगवान है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को एक मौका देता हूँ, लेकिन प्रिया, तुम्हें तुरंत टेम्परेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। पापा, हम साथ में इस गांव की सेवा करेंगे। आप अकेले नहीं है पापा। मुझे माफ करना। मैं डर गया था कि सच बताने से तुम सब मुझसे नफरत करोगे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, झूठ पर नहीं। उस दिन पूरे गांव ने एक साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। डॉक्टर अशोक और प्रिया ने मिलकर गांव की सेवा जारी रखी। प्रिया ने जल्द ही अपना लाइसेंस प्राप्त किया और पिता पुत्री की ये जोड़ी गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अजीत नाम का एक गरीब आदमी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा ढाबा चलाता था। ढाबे की छत टपकती थी, बेंचें टूटी हुई और गैस सिलेंडर कभी भी खाली हो जाता। लेकिन अजीत का दिल बहुत बड़ा था। भाई साहब, अगर जेब में पैसे कम है तो चिंता मत करना, पेट भर जाना चाहिए। पैसा बाद में दे देना। हर दिन वो गरीब मजदूरों, बच्चों और यात्रियों को अपने ढाबे पर मुफ्त या उधार पर खाना खिलाता था। लोग उसे पागल कहते थे। अरे अजीत का ढाबा नहीं, दानशाला है, इससे बिजनेस थोड़ी चलेगा। लेकिन अजीत सिर्फ एक ढाबा नहीं चला रहा था, वो उम्मीद चला रहा था। एक युवा अनजान लड़की अचानक ढाबे पर आती है, पसीने से लथपथ। भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। बिल्कुल मिलेगा बहन, तू बैठ। पैसे का क्या है, वो तुम कभी भी आके उधार दे जाना। चारू ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पास खाने रहने तक की जगह नहीं है। ये सुन अजीत ने उसे खाना दिया और यहीं से एक नया मोड़ कहानी में आया। चारू ढाबे पर रहना शुरू कर देती है, खाना बनाती है, सफाई करती है और ग्राहक सेवा में दिल से लग जाती है। धीरे धीरे ढाबे की पहचान बनने लगती है। भाई साहब, इस ढाबे का राजमा चावल तो लाजवाब है। हाँ, इस लड़की के हाथ में तो स्वाद है। 1 महीने में ढाबा चलने लगता है, ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अजीत और चारू की जोड़ी काम में जान डाल देती है। लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ ही साथ कुछ बदला तो वो थी किसी की नीयत। अजीत की नीयत में अब खोट आने लगा था। फिर कहानी ने लिया एक नया मोड़। भैया,
अब 1 महीना हो गया है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। क्या तनख्वाह? खाना, रहने की जगह और काम, इतना सब मिल रहा है, अब पैसे भी चाहिए? भैया, हमने दिल से काम किया है, दिन रात एक कर दिए हैं, मेहनत का हक तो बनता है ना। तू बस एक लड़की है जिसे हमने सड़क से उठाया है। तुझे मैंने रहने को छत और खाने को 2 वक्त का खाना दिया और तू मुझसे पैसे मांग रही है। पहले उन सब का हिसाब कर, फिर आगे की बात करना। अब तो निकल यहां से। चारू सन्न रह जाती है। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया वही अब उसे ठुकरा रहा था। वो चुपचाप ढाबा छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। उसके दिलो दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। चारू अब टूट चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने नजदीकी एक पुराना गोडाउन किराए पर लिया, खुद झाड़ू पोछा किया, पुराना तवा खरीदा और एक बैनर लगाया। मैं फिर से शुरू करूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगी। शुरू में ग्राहक कम आए, लेकिन उसके हाथों का स्वाद और मेहनत ने जादू कर दिया। क्या बात है बहन, तुम तो होटल वालों को भी पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर होने लगा। एक यूट्यूबर ने जब उस पर वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब मानो तो चारू सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। दूर दूर से लोग उसके खाने का स्वाद चखने आते और बिना तारीफ किए नहीं जाते। अजीत का ढाबा अब सूना था, कोई ग्राहक नहीं। अजीत अपने ढाबे पर बैठकर मक्खी मार रहा था। उसे चारू की बहुत याद आ रही थी। दिल में कहीं ना कहीं अपने किए की उदासी भी थी। वो एक दिन चारू के पास आता है। चारू, माफ कर दे बहन, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने जो किया वो किसी ने नहीं किया। भैया, आपसे नफरत तो नहीं है, लेकिन अब मैं किसी के रहमो करम पर जीना नहीं चाहती। मैं अपने दम पर अपने आप को बनाना चाहती हूँ। मैंने तुझे गलत समझा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? भैया, मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं भूल सकती। अजीत नम आंखों के साथ वहां से उसको अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल जाता है और चारू फिर से काम में जुट जाती है। अब चारू की जिंदगी लेती है एक हसीन मोड़। उसके ढाबे पर एक दिन उससे कोई मिलने आता है जिसका नाम रोहन होता है। चारू की आंखों में चमक थी, मानो वो उसे पहले से जानती हो, क्योंकि वो उसके ढाबे का रेगुलर कस्टमर था जिससे चारू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं हर दिन छुपकर तुम्हारे ढाबे पर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारा खाना खाने और तुम्हें देखने। तुम्हें जो ताकत है वही असली खूबसूरती है। क्या मतलब? मैं एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया असली स्वाद मेहनत में है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी, या शायद शादी भी? आपको तो ढाबे का खाना और ढाबे वाली लड़की दोनों चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समझी। चारू और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोहन चारू के लिए एक खास ढाबा बनवाता है जिसमें किचन में एसी होता है, स्टील की फिनिशिंग, कैमरे, हाइजीन और साथ में उसके ढाबे का नया नाम, ढाबा बाय चारू। ये सब मेरे लिए, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। चारू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान जी का शुक्रिया कैसे अदा करे। उसके मन में यही चल रहा था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों तो एक सड़क के किनारे वाला ढाबा एक ब्रांड बन सकता है, जो कि चारू की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? BMW गाड़ी या माँ का हाथ का खाना, एसी फ्लैट या खुले आसमान तले सोना? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। अर्जुन बेटा, देखिए धान के पौधे कितने प्यार से लहला रहे हैं। ये मिट्टी नहीं, सोना है सोना। आज तुम भी थोड़ा मेरा हाथ बटा। बाबूजी, आप भी ना। आज के जमाने में कौन खेती करता है? मेरे दोस्त विकास ने कहा है कि शहर में आराम से 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। बेटा, शहर में अकेले कैसे रहेगा? तेरे खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा?
माँ वो सिटी है, वहां हर जगह लाइट ही लाइट है, और खाने के लिए 100 से अधिक होटल्स कहीं भी खा लूंगा। इस गांव में तो ना कोई मॉल है ना कोई सिनेमा, बस दिन भर खेत खलियान। ठीक है बेटा, तुझे जैसा लगे सही है, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। अर्जुन ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। पूजा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? पागल, भला अपने लोगों को कैसे कोई भूल सकता है? जल्दी तो मैं भी ले जाऊंगा। यार अर्जुन, वेलकम टू मुंबई। यहाँ है असली जिंदगी, हॉल मॉल और यहाँ की नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ। बस पैसा फेंक, तमाशा देख यहाँ का। लेकिन शहर की असलियत कुछ और ही थी। यार विकास, ये कमरा तो बहुत छोटा है और किराया इतना ज्यादा। अरे यार, यहाँ की जिंदगी ही ऐसी है, लेकिन सब कुछ स्टाइल में मेरी जान। यही है सिटी की रंगीन लाइफ, देखना। दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि शहर में इंसान सिर्फ एक नंबर है। अर्जुन, ये रिपोर्ट गलत है। तुम गांव वालों को कुछ आता भी है या नहीं? गांव वाले? यहाँ सब मुझे अजनबी की तरह देखते हैं। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। काश माँ होती यहाँ। गांव में तो पूरा मोहल्ला पूछने आ जाता था, यहाँ मर भी जाओ तो भी किसी को फर्क नहीं। अब तो विकास भी पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा। तभी अर्जुन की कंपनी में छटनी हुई। अर्जुन, कंपनी का कॉस्ट कटिंग चल रहा है, आपकी सर्विस टर्मिनेट करनी पड़ रही है। सर प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की है। अर्जुन के पास अब न पैसे थे न सहारा। विकास भी मुंह मोड़ गया। यार तू अनएम्प्लॉयड है अब। मैंने तुझे नौकरी दिलवाई थी। अब बार बार मैं सिफारिश नहीं करूंगा तेरी कहीं भी। मैं अपना रेपुटेशन रिस्क में नहीं डाल सकता। दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त के लिए थी। जब पैसा था तब तक का दिखावा, जैसे ही सब कुछ छूट गया दोस्ती का असली रंग दिखा गया मुझे इस शहर में। तभी पूजा का फोन आया। अर्जुन, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारा नाम लेकर रो रहे हैं। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। और हाँ अर्जुन, इस साल बारिश न होने से ना फसल खराब हो गई है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जड़ें हिल गई हों। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल भर आया। अरे अर्जुन बेटा, आ गया तू। तेरे बाबूजी तुझे याद कितना करते थे। अर्जुन बेटा, तू आ गया। अरे मैंने तेरे लिए तेरे खेत को संभाल कर रखा है। बाबूजी, मैं कितना गलत था, मैंने आपको इस मिट्टी को छोड़ दिया। बेटा, घर वापस आ जा। शहर में अकेले कैसे रह रहा था? तभी रामू काका ने एक चौंकाने वाली बात कही। अर्जुन, तुझे पता है तेरे जाने के बाद बाबूजी ने क्या किया? क्या किया काका? उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। अब हमारी गांव की फसल शहर के बड़े होटल्स में जाती है। तेरे बाबूजी ने कहा था, अर्जुन को लगता है गांव में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। क्या मतलब? बेटा, मैंने तेरे नाम 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से कमाए हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि वो सोने की तलाश में कंकड़ के पीछे भाग रहा था। बाबूजी, मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर खेती करूंगा। सच में अर्जुन? हाँ पूजा, शहर में मैं अकेला था, यहाँ मेरा पूरा गांव मेरा परिवार है। वहां पैसा था लेकिन प्यार नहीं, यहाँ प्यार है तो पैसा भी आ जाएगा। अर्जुन ने अपने बाबूजी के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी बढ़ाया और गांव के लड़कों को भी शहर में भटकने की बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा। साथ ही खेती को डिजिटल क्रांति से भी जोड़ दिया। बाबूजी, आपने सही कहा था, ये मिट्टी सच में सोना है। बेटा, सफलता वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो दिल को शांति देती है। मिट्टी की खुशबू, यही है मेरी सबसे बड़ी दौलत। अर्जुन की कहानी सिखाती है कि हमारी जड़ें ही हमारी असली ताकत है। शहर की चकाचौंध पल भर की होती है, लेकिन अपनी मिट्टी का प्यार हमेशा के लिए है। अगर आप भी अपनी जड़ों को भूल गए हैं तो वापस लौट आइए, वहीं आपकी असली खुशी छिपी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है रमेश के घर में संघर्ष का सिलसिला।
गांव के बाजार के पास एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है रमेश का परिवार। फूस की छत से रिसती बारिश और मिट्टी की दीवारों पर उभरी दरारें जैसे परिवार की पीड़ा को बयां कर रही हों। आह, अरे सुमन, ये क्या है? धुआं ही धुआं। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रात भर खांसी से नींद नहीं आई और सुबह उठते ही फिर वही हाल। क्या करूं रमेश जी, बारिश में भीगी लकड़ियां हैं, बाजार से सूखी लकड़ी लाने के पैसे कहाँ, कल रात का बचा आटा खत्म हो रहा है, विकास के लिए 2 रोटी बनानी है और वो भी आज इंटरव्यू पर जा रहा है। माँ, मेरी सफेद शर्ट पर काला धब्बा पड़ गया। इंटरव्यू में क्या सोचेंगे लोग? 3 जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद ये आखिरी उम्मीद है। बेटा क्या करूं, सुबह से धुएं में आंखें जल रही हैं, धब्बा नहीं दिखा। इसी धुएं ने तो मेरी सेहत खराब कर दी। दवाई के पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हैं और अब बहू भी आने वाली है घर में। कैसे चलेगा ये सब? रमेश के घर की यही कहानी थी, धुआं, खांसी और पैसों का अभाव। विकास की शादी के लिए चारों तरफ से कर्ज लिया था, छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी गिरवी रखा था। एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ समाज का दबाव। शादी के बाद विकास अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर गांव आता है, जहां सारे गांव वाले उसका स्वागत करने और बहू को देखने आए थे। प्रिया शिक्षित और समझदार थी। अरे देखो तो, गरीब की बहू क्या लाई है दहेज में अपने मायके से। सिर्फ एक गैस का चूल्हा, इतना ही? माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे ये बड़े प्यार से दिया है। लेकिन बेटी, गैस तो महंगी पड़ती है, हम सिलेंडर भरवाने के पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ जी, सरकार की एक योजना के तहत है। अरे आने वाले त्योहार पर हर घर एक सिलेंडर मुफ्त मिलता है। हम उसका फायदा उठाएंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रिया के मायके से आए हुए गैस चूल्हे से अब खाना बनने लगा, धुआं खत्म हो गया, घर की दीवारें भी अब काली पड़नी बंद हो गई थीं। आज पहली बार मैंने खांसे बिना आराम से सांस ली है। हाँ, घर में धुआं खत्म हो गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि सिलेंडर खत्म होगा तो क्या करेंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया, गैस का सिलेंडर तो मिल जाएगा, पर आगे का क्या? हर महीने नया सिलेंडर कैसे लाएंगे? हमारा घर बाजार के पास है, मैं यहीं से कुछ शुरू कर सकती हूँ। प्रिया ने अपने घर के बाहर, जो बाजार के करीब था, एक छोटा सा स्टॉल लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या स्वाद है! अरे रमेश की बहू के हाथ में तो जादू है। धुएं वाले चूल्हे पर ऐसा खाना कभी नहीं बन सकता। हाँ, गैस से बना खाना स्वादिष्ट और साफ होता है। सरकार की योजना के तहत आप भी एक फ्री सिलेंडर पा सकते हैं। लोग अब प्रिया के स्टॉल पर आने लगे, न सिर्फ खाना खाने बल्कि उससे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भी। अब पूरे गांव में प्रिया दहेज में जो गैस का चूल्हा लाई थी, उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। क्या? रमेश की बहू? अरे गांव में भट्टी खोल दी। हाँ, गरीब का दिमाग चल गया है। सेठ जी, आप एक बार मेरा खाना चख कर देखिए, फिर कहिएगा। सेठ ने जैसे ही खाना चखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि लोग प्रिया के स्टॉल पर भीड़ लगा रहे हैं। इसमें तो पैसा है, बड़ा पैसा। शाम को प्रिया पैसे लेकर घर लौटी। परिवार हैरान था। पिताजी, ये रहा आज का कमाया हुआ पैसा। मैं इसे बचा रही हूँ अगले सिलेंडर के लिए। और देखिए, मैंने अलग से घर का राशन भी ले लिया। इतने सारे पैसे? अरे ये तो मेरे 1 महीने की कमाई से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है पिताजी, मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जब सरकारी योजना से फ्री सिलेंडर मिलेगा, तब हम इन बचे पैसों से अपना काम और बढ़ाएंगे। प्रिया का छोटा सा स्टॉल अब एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल गया था। उसने स्थानीय महिलाओं को भी काम पर रख लिया। प्रिया बेटी, मुझे तुम्हारे साथ एक प्रस्ताव करना है। आओ मिलकर व्यापार करें। मैं पूंजी लगाऊंगा, तुम अपना हुनर। सेठ जी, मगर मेरी एक शर्त है। आप गांव के हर घर में गैस कनेक्शन लगवाएंगे, वो भी सरकारी योजना के तहत। ठीक है प्रिया, तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ साल बाद रमेश के कच्चे मकान की जगह अब एक अच्छा पक्का मकान था। विकास अब बेरोजगार नहीं था, बल्कि प्रिया के साथ ही काम में जुड़ गया। बहू,
तुमने और तुम्हारे इस गैस चूल्हे ने तो हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। आह, हाँ, अब न धुआं है न खांसी। तुम्हारा शुक्रिया बहू। माँ जी, गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं था, वो एक सोच थी, एक बदलाव था। हमें ना बस एक मौके की जरूरत थी और सरकारी योजना के चलते हमारी राह और आसान हो गई। और इस तरह एक छोटे से गैस चूल्हा और एक समझदार बहू ने न सिर्फ एक परिवार का भाग्य बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच दी। प्रिया ने साबित कर दिया कि सोच और समझ से छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। प्रिया घर के कोने में दुबकी हुई आंसू पोंछते हुए कह रही है, माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ माँ। पढ़ाई वढ़ाई सब बकवास है। अरे लड़कियों को सिर्फ घर संभालना आना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, घर के हालात ऐसे नहीं कि हम तुझे और ज्यादा आगे पढ़ा सकें। ऊपर से तेरे पापा की ये पीने की लत ने तो हमें कंगाल करके रख दिया है। हमारे पास तो स्कूल में फीस भरने तक के पैसे नहीं है। प्रिया अपनी माँ की बातों को सुन के बिना कुछ बोले अपने दुख को समेटते हुए स्कूल पहुंचती है, जहां उसको गुरुजी मिलते हैं। प्रिया, तुम क्लास में सबसे तेज हो, तुम अपनी स्टडी बीच में क्यों छोड़ रही हो? गुरुजी, घर के हालात, मजबूरी है। स्कूल के गेट से बाहर निकलती हुई प्रिया देखती है कि उसके दोस्त अंदर पढ़ रहे हैं। काश मैं भी इनके साथ बैठ के पढ़ पाती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। प्रिया के घर में आर्थिक तंगी का माहौल है। खाली बर्तन, शराब की बोतलें और कोने में बैठी प्रिया अपनी किस्मत को कोसने में लगी है। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? लेकिन जिंदगी के इस सबसे अंधेरे मोड़ पर प्रिया को मिला एक नया रास्ता, और वो था ऑनलाइन स्टडी का। रात में प्रिया अपने पुराने फोन से यूट्यूब पर पढ़ाई करती है। वाह, ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑनलाइन स्टडी ने तो मानो प्रिया की जिंदगी ही बदल दी। जब सब सोते तो वो अपने फोन की छोटी सी रोशनी में अपने बड़े सपनों को जिंदा रखती। रात के वक्त प्रिया फोन की रोशनी में पढ़ाई भी कर रही है और नोट्स भी बना रही है। अगर कॉलेज नहीं जा सकती तो कॉलेज को मैं यहाँ ले आऊंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ सीखूंगी। वो ऑनलाइन सर सही कहते थे, नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। 2 साल तक प्रिया ने रात की नींद हराम की। जब गांव सोता था तो प्रिया जागती और सीखती रहती। कुछ समय बाद प्रिया अपने गांव के बच्चों से मिलने जाती है। वहां वो देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं। और छोटू बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? दीदी, हमारे गांव में तो कोई स्कूल है ही नहीं। पढ़ने का बहुत मन है, मगर किताबें ही नहीं है। छोटू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बस अब और बच्चों के साथ वैसा नहीं होगा जैसे मेरे साथ हुआ। मैं अपने दम पर एक लाइब्रेरी खोलूंगी। प्रिया अपने छोटे से कमरे को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करती है। प्रिया, लोग क्या कहेंगे, तेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। माँ, डिग्री कागज पर होती है, नॉलेज दिमाग में होती है, और मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा है। बेटी, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। अब तू जो भी करना चाहती है मैं सपोर्ट करूंगा। पापा, बस आपका साथ ही काफी है। प्रिया ने अपनी ऑनलाइन लर्निंग के कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाया। उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट बना के बुक डोनेट करने के लिए अपील की। कुछ दिनों बाद किताबों के ढेर सारे पैकेजेस आने लगे। अरे प्रिया जी, आपके लिए बहुत सारे पार्सल्स आए हैं। वाह, इतनी सारी किताबें, अब तो सच में लाइब्रेरी बन जाएगी। प्रिया किताबों को कैटेगरी वाइज अरेंज करती है, हैंडमेड पोस्टर्स लगाती है। साइंस यहाँ, मैथ्स यहाँ, स्टोरीज यहाँ, बिल्कुल प्रोफेशनल लाइब्रेरी की तरह। वाह बेटी, तूने डिग्री के बिना भी इतना सिस्टमैटिकली काम किया है। माँ, डिग्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, असली टीचर तो पैशन और नॉलेज से बनता है। प्रिया का जुनून एक तरफ और दूसरी तरफ गांव वालों की बातें। पहला दिन था, गांव के लोग संदेह से देख रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे यो लड़की लाइब्रेरी खोल रही है, इसके पास कोई डिग्री भी है? अरे पहले तो खुद स्कूल छोड़ी बैठी है, अब बच्चों को पढ़ाएगी। लोग कुछ भी कहे, मैं अपना काम करती रहूंगी। प्रिया हार नहीं मानती है और काम शुरू कर देती है। पहले दिन सिर्फ 2-3 बच्चे झिझकते हुए आते हैं। दीदी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हम भी आ सकते हैं? बेटा, लाइब्रेरी उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। आओ, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। पहले हफ्ते सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन प्रिया का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था।
देखो बच्चों, साइंस सिर्फ बुक में नहीं, हमारे अराउंड में है। ये पंखा कैसे चलता है, ये बल्ब कैसे जलता है। वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। दीदी, आपने कहाँ से सीखा? इंटरनेट से, बुक से, और सबसे ज्यादा मालूम है, अपनी चाहत, अपनी क्यूरियोसिटी से। 3 महीने में ही प्रिया की लाइब्रेरी गांव की सबसे पॉपुलर जगह बन गई। बच्चे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि प्रिया से प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखते थे। प्रिया, ये कमाल है, मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी बढ़ गए हैं। तुमने इन्हें कैसे इतना मोटिवेट कर दिया? गुरुजी, जब आप बच्चों को समझाते हैं कि नॉलेज कितनी पावरफुल है, तो वो खुद ही एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रिया ने अपनी डिजिटल लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट भी बनाना शुरू किया। गांव के वो लोग जो कभी उसके विरोध में थे, आज वही उसके गुणगान करते नहीं थकते। प्रिया बेटी, तुमने साबित कर दिया कि नॉलेज कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती। तुमने हमारे गांव का भविष्य बदल दिया। 1 साल बाद प्रिया का सपना रियलिटी बन चुका था। बिना डिग्री के, सिर्फ अपनी सेल्फ टॉट नॉलेज से वो एक पूरे गांव की जिंदगी बदल चुकी थी। दीदी, अब मैं भी इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनकर गांव वालों की हेल्प करूंगा। मैं टीचर बनूंगी, बिल्कुल आप जैसी। ये मंजर देखकर आज प्रिया भावुक थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। माँ, लगता है जो मैंने खोया था ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने अब पा लिया है। बेटी, तूने तो पूरे गांव को स्कूल बना दिया। आज प्रिया की लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा बच्चे आते हैं। उसने ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू कर दी। आज प्रिया और वो सारे बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी साथ मिलकर हंस रहे हैं। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं, दिल की लगन में होती है। और जब आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो आपके अपने सपने भी पूरे हो ही जाते हैं। रमेश एक गरीब मजदूर है जो अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है। गर्मियों का मौसम है और तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। रमेश अपने मालिक के यहाँ काम करता है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई कूलर या एसी खरीद सके। अरे बाप रे, इस गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी। पूरे दिन धूप में काम करके आया हूँ, सारा शरीर फट रहा है। अरे आ गए आप, पानी लीजिए, थोड़ा ठंडा है, मैंने मिट्टी के घड़े में रखा था। कमला, हमारे पड़ोसी अंकित भाई के घर में देखा है कितना मजा है। आज उनके घर गया था काम के सिलसिले में। वहां एसी चल रहा था, बिल्कुल ठंडा कमरा, और यहाँ इस छोटे से पंखे के नीचे भी कोई राहत नहीं है। अरे सुनिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में कहाँ एसी कूलर। छत पर पानी छिड़क दिया है, थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगी। हाँ, यही तो दुख है। जिनके पास पैसा है वो गर्मी से बच जाते हैं, और हम गरीब लोग बस तपते रहते हैं। अगले दिन रमेश अपने मालिक सुरेश के यहाँ काम करने जाता है। वहाँ भी गर्मी से बेहाल होकर काम करता रहता है। रमेश, जरा पानी लाओ, और हाँ, बगीचे की मिट्टी भी बदलनी है आज। जी मालिक, अभी लाता हूँ। अरे, इतनी धूप में काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं मैडम, काम ज्यादा है, शाम तक खत्म करना है। सुनिए, हमारा पुराना कूलर तो बस पड़ा है गैराज में, क्यों ना इसे रमेश को दे दें। नया तो हमने ले ही लिया है ना। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। वैसे भी हम इसे बेचने वाले थे, लेकिन इसे दे देते हैं। शाम को जब रमेश काम खत्म करके घर जाने लगता है, तब अंकित उसे रोकता है। रमेश रुको, हमारा एक पुराना कूलर है, अब तो हमने नया ले लिया है, तुम वो ले जाओ अपने घर। क्या सच में साहब, हमारे लिए कूलर? नहीं साहब, इतना बड़ा उपहार कैसे ले सकता हूं मैं। अरे भाई, पुराना ही तो है, हमारे लिए तो ये कोई काम का नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएगा। हाँ रमेश, ले जाओ, इस गर्मी में तुम्हारे काम आएगा। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो अंकित साहब का पुराना कूलर लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कमला, कमला देखो क्या लाया हूं मैं। अरे ये क्या, ये कूलर कहाँ से आया? अंकित साहब ने दिया है। उन्होंने ये नया कूलर खरीदा है तो पुराना हमें दे दिया। हाँ, सच में? अब हमारे घर में भी कूलर चलेगा? कितनी अच्छी बात है। हाँ, अब हम भी गर्मी में थोड़ी राहत पालेंगे। लेकिन रमेश और कमला की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती।
उन्हें पता चलता है कि कूलर चलाने के लिए बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा, जो उनके बजट से बाहर है। अब क्या करें? इतना बिजली का बिल हम कैसे भरेंगे जी? मुझे नहीं पता था कि ये कूलर इतनी बिजली खाएगा। अब तो समझ में आया कि गरीब आदमी के लिए ये भी एक सपना ही है। हाँ, तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक काम करते हैं, सिर्फ रात को सोते वक्त थोड़ी देर के लिए चलाएंगे ताकि थोड़ी ठंडक मिले और हम अच्छी नींद ले सकें। अगले दिन मोहन बिजली विभाग से आता है और रमेश के घर का मीटर चेक करता है। रमेश भाई, तुम्हारे घर में बिजली की खपत अचानक बढ़ गई है। क्या कोई नया उपकरण लगाया है? हाँ भाई, ये कूलर मिला है हमें, लेकिन हम बहुत कम चलाते हैं बिजली के बिल के डर से। अरे ये तो पुराना मॉडल है, बिजली बहुत खाता है। इसे चलाओगे तो बिल 3 से 4 गुना आएगा। तो क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एक उपाय है, मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता है, वो इसे मॉडिफाई कर सकता है ताकि बिजली कम खाए। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन फिर हर महीने बचत होगी। सच में? क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मोहन की मदद से रमेश अपने कूलर को मॉडिफाई करवाता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। अब उसके घर में भी ठंडक रहने लगती है। आहा, कितनी अच्छी ठंडक है। अब तो रात को नींद भी अच्छी आती है। हाँ, और अब बिजली का बिल भी उतना नहीं आता। मोहन ने सच में बहुत मदद की। एक दिन अंकित और सीमा रमेश के घर आते हैं। वाह, कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। आहा, हमारा कूलर तो बेहतर से बेहतर हो गया है। हाँ साहब, मोहन ने इसे मॉडिफाई कर दिया है। अब ये कम बिजली में ज्यादा ठंडक देता है। क्या बात है, हमें तो ये आइडिया नहीं आया। अच्छा, अब तुम लोग आराम से रह रहे हो ना? हाँ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने हमारे जीवन में बहुत खुशियां ला दी हैं। इस घटना से रमेश को एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिलता है। साहब, मैंने सोचा है कि मैं अपने जैसे गरीब लोगों के लिए पुराने कूलर और पंखे मॉडिफाई करने का काम शुरू करूं, ताकि कम पैसों में भी लोग गर्मी से राहत पा सकें। बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी पुरानी चीजें दान करना चाहते हैं। कुछ महीनों में रमेश का छोटा बिजनेस शुरू हो जाता है। वो पुराने एसी, कूलर और पंखे को मॉडिफाई करके कम बिजली खर्च में चलने वाले उपकरण बनाता है और गरीब लोगों को किश्तों पर बेचता है। इसे सिर्फ 4 घंटे चलाओगे तो भी पूरे दिन कमरा ठंडा रहेगा और बिजली भी आधी से भी कम खर्च होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक गरीब के घर आया कूलर, कैसे हमारे जीवन को बदल गया। अब हम दूसरे गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ कमला, कभी कभी भाग्य एक छोटी सी चीज देकर हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। इस तरह एक गरीब आदमी के घर आया पुराना कूलर न सिर्फ उसके परिवार के लिए सुख और आराम का कारण बना, बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब रमेश अपने जैसे कई गरीब लोगों की मदद कर रहा है और एक सफल छोटे व्यवसायी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा है।